जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे कि आज बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर ली है। बड़ी सख्त अल्फाज उस करारदाद में इस्तेमाल किए गए हैं, बड़ी सख्त ज़बान उस करारदाद में इस्तेमाल की गई है और एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बारे में फैसले के हवाले से। अगर तो इस नज़रिए को या इस बुनियाद को या इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया जाए कि आइन के तहत असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस होने हैं, तो फिर क्या कौमी असम्बली जो कि बुनियाद ही जो कि अपने वजूद में ही आती है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का एक फोरम होता है जो कि वजूद में आती है इलेक्शंस के नतीजे में, क्या वही कौमी असम्बली इलेक्शंस के ख़िलाफ़, अपनी बुनियाद के ख़िलाफ़, अपने कुलिये के ख़िलाफ़ कोई करारदाद मंजूर कर सकती है? इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं पाकिस्तान की सियासी, पार्लिमानी, इंतखाबी, जमहूरी तारीख पे? और ये अनप्रेसिडेंटेड है। कम अज़ कम मुझे याद नहीं है कि इससे पहले पूरी पार्लियामान ने किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर रखी हो। 13 जमातें जो कि इस वक्त हिस्सा हैं हुकूमत का, उन्होंने 3 मेंबर बेंच के खिलाफ एक करारदाद मंजूर करवाई है। सो ये 13 वर्सेस 3 है। इसका रिपरकशन क्या हो सकता है? क्या खुलकर, मजीद खुल के मुक़न्नना बमुक़ाबला अदलिया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन मुतवक्के हो सकता है? और उससे पहले सवाल ये भी है कि कौमी असम्बली की इस करारदाद का इसकी कानूनी बुनियाद क्या है, इसकी सियासी बुनियाद क्या है, और क्या ये करारदाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत को तौहीन अदालत से तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर सकती है? क्योंकि इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया इस 3 रुकनी बेंच को, फिर काबीना ने रिजेक्ट किया, ना सिर्फ 3 मेंबर बेंच को बल्कि इसके फैसले को भी। अब पूरी पार्लियामान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हो गई है, पार्लियामान की अक्सरियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हो गई है। ये सारा मामला कहाँ जाएगा? इस करारदाद की सियासी कानूनी हैसियत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस किस्म का रद्द अमल आ सकता है या आना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे तहम्मुल का, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, तो अदालतों के फैसले पे अमल कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ने कल डेट दे दी। उन्होंने कहा जी हम 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाएंगे, शेड्यूल भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन अगर पीडीएम की हुकूमत, जिसने आज पार्लियामान में करारदाद मंजूर की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इलेक्शन करवाने के फैसले के खिलाफ, अगर वही राजी नहीं है फंड्स देने पे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह इलेक्शन करवा सकेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस हवाले से ऑप्शंस क्या हैं? 2-3 ऑप्शंस तो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक ख़त लिखा है उन्होंने कैबिनेट डिवीजन को कि जो फेडरल कैबिनेट का फैसला था रिजेक्ट करने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसके मिनट्स मांग लिए गए हैं, उसकी तफसील मांग ली गई है कि बताया जाए कि क्या वाकई फेडरल कैबिनेट ने रिजेक्ट किया है फैसला या नहीं किया है, क्योंकि मीडिया पर तो यही रिपोर्ट हुआ। फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस करवाने के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है, लेकिन मामला वही का वही जो का तू मौजूद है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, तो फिर पंजाब या केपी में इलेक्शंस किस तरह हो सकते हैं? क्या ये दोनों सूबों के इलेक्शंस मुमकिन हो सकते हैं कौमी असम्बली के इलेक्शन से पहले? सो मच सो क्या कौमी असम्बली का इलेक्शन भी अक्टूबर में होगा, इसकी गारंटी क्या है? इन्हीं अहम सवालात के जवाब लेने के लिए आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वर्दी पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, समा टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम करते हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। क्या ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी जमहूरी तारीख में इससे पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता? अगर आपको याद हो तो बता दीजिएगा अवाम के लिए कि क्या कभी पार्लियामान ने इस तरह से करारदाद मंजूर की हो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ? देखिए गरीदा, कभी ऐसा हुआ नहीं है। एक तो इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ तो आपने करारदाद एक पास कर दी है विच हैज नो मीनिंग व्हाटसोएवर, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, which has no meaning whatsoever, no political meaning और no legal meaning। मैं लीगल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल का तो मुझे नहीं, मैं आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू एनी स्टेटमेंट।
लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है लीगल का ताल्लुक है, इट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। जिस तरह आपने कहा अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन द माउथ, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा। देखें, आपने सुप्रीम कोर्ट को देखें गरीदा, अभी सुप्रीम कोर्ट को आप जो समझ रहे हैं ना कि योर अटेम्प्ट टू डिवाइड द सुप्रीम कोर्ट, हाँ। जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करेंगे या कदगन लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त गट्ठी हो जाती है। नहीं, आप इस करारदाद को हमला समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? मैं ये समझता हूँ दिस इज वर्स देन हमला, दिस इज वर्स देन हमला। अच्छा। एक तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एज फार एज लीगल इशू इज कंसर्न, इससे फर्क नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का लेकिन एक ऑर्डर स्टैंडिंग तो है ना बैरिस्टर शोएब साहब, एक स्टैंडिंग तो है पार्लियामान के फ्लोर पे। जब करारदाद मंजूर होती है तो बहरहाल उसका एक वेटेज तो होता है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे जो भी जमहूरी वेटेज हो। बहरहाल एक रियासत में, एक निजाम में एक करारदाद पार्लियामान के ऊपर तो आई है जो कि सुप्रीम है इस वक्त पूरे रियासती निजाम में। इस पार्लियामेंट ने बहुत सारी कानून बनाए हैं जिसके ऊपर इस पार्लियामेंट को शर्मिंदा होना चाहिए। बहुत सारी और अटेम्प्ट्स की हैं, इन्होंने एक और ऐसी चीज बना दी है जिसपे टाइम विल टेल कि इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। नॉट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, मैं कल परसों किसी शो में कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुड हैव बीन बाय अ 6 मेंबर बेंच। मैं उसमें भी बात कर रहा था, 9 मेंबर भी बात कर रहा था, फुल कोर्ट में भी बात कर रहा था। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो आपने करारदाद मूव की है, दिस इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट, इट हैज नो लीगल इम्प्लीकेशंस। और इसमें आपको आपने बताया है कि जी आपके पास कोई सेंस नहीं है। ठीक। और ये पार्लियामेंट कौन कौन सी करारदादें और कौन कौन से कानून पास करती रही है। इन्होंने एक्सटेंशन के कवानीन भी पास किए हैं, एक दूसरे के गले पड़ने वाले लोगों ने बड़े गले मिलके ये कानून पास किए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद एक्सटेंशन के कवानीन। जी, वो मेरी बात सुने ना, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दी ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो ऐसी ही है ना। बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो करारदाद है, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इलेक्शन, अवॉइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के लिए भी मैंडेट इलेक्शन कमीशन से नहीं लिया, दिस मैंडेट, और अभी उन्होंने शेड्यूल भी इशू कर दिया है। तो एज फार एज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज कंसर्न, वो फील्ड में है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी तो वो उन्होंने कंप्लायंस शुरू कर दी है। ठीक है। अब ये करारदाद का जहां तक ताल्लुक है, ये कोई वैसे ही करारदाद की इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब पॉलिटिकली आप इसको कह सकते हैं, लेकिन लीगल इसकी कोई। आपके नजदीक ये महज एक कागज का टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, राइट बैरिस्टर शोएब साहब? देखिए, आप यू आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन आई बिलीव दैट दिस इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट। इसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं थी, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप रेजिस्ट करके आगे निकल जाए। राइट, लेट मी गो टू इम्तियाज गुल साहब। इम्तियाज गुल साहब, योर टेक ऑन दिस। आप किस तरह देखते हैं जो पार्लियामान में आज करारदाद मंजूर हुई है, और पार्लियामान की करारदाद सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है? इम्तियाज गुल साहब, आपका स्काइप म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लें फिर जवाब शुरू कीजिएगा। यस जी, अभी आ रही है? जी बिल्कुल, अभी शुरू कीजिए। जी गरीदा, बात यह है कि हमें बड़ी क्लैरिटी चाहिए इस तमाम मामलात में। जो हम बार बार अगर पार्लियामान की बात कर रहे हैं तो पार्लियामान का मतलब होता है कि आपका अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस मामले में अभी एक बड़ी चीखो पुकार मैं सुन रहा था 2 दिनों से पार्लियामान में, मुख्तलिफ इस तरह चीख के तकरीरें कर रहे थे जैसे कोई क़यामत आ गई है। तो एक अव्वल तो बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये चीखो पुकार इतनी क्यों करते हैं। इनका समझते हैं कि बड़ी इम्प्रेसिव, बड़े लोगों को मुतासिर करना इनका मकसद होता है। दूसरी बात, पार्लियामान चूंकि सेनेट पे मुश्तमिल है और फिर उसकी मुकम्मल एंडोर्समेंट जो है वो आती है सदर पाकिस्तान से, और जो कुछ ये कहा गया है, जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, पार्लियामान आईनी तरमीम करती है। ये आईनी तरमीम नहीं है, महज एक करारदाद है। जो पार्लियामान, जो कौमी असम्बली है, उसके अरकान बिलाशुबा आज़ाद हैं, उनको अपनी राय का इजहार करना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में इस राय का इजहार किया जा रहा है वो तो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि आईन में आपके बुनियादी एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि जी किसी भी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अब उसमें मुझे आप ये बता दें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कहा है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है।
ये सवाल किससे आपसे किससे है आपका? मेरे से है, बैरिस्टर शुएब से है, मंसूर से है, पार्लियामान से है, सुप्रीम कोर्ट से है, किससे ये इलेक्शन कभी किससे सवाल है ये आपका? मेरा तमाम लोगों से ये सवाल है, इसलिए कि हमारे मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब, एतजाज एहसन साहब और बड़े बड़े वकील हैं, अभी शुएब साहब ने भी ये बात की कि बुनियादी तौर पे वे कह रहे हैं कि आइन से इन लोगों ने इनहराफ करने की कोशिश की, कर रहे हैं, इंतखाबात वक्त पे नहीं करवाना चाहते, जो 90 दिन की डेडलाइन है। और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फैसला दे दिया है। उन्हीं 3 जजों समेत 3 और जजों ने काजी फैजीसा का जो उन्होंने अपना एक सो मौतो ले लिया था, उसका भी उन्होंने बकिए उधेड़ दिए। अब इशू क्या है, मतलब खामखा सियासी टेम्परेचर गर्म करने की क्या जरूरत है? एक ऐसा काम जो कि बिल्कुल आइन की प्रोविजन के मुताबिक हुआ है। ठीक है, राइट। मंसूर खान साहब, आप किस तरह देखते हैं पार्लियामान की आज जो करारदाद मंजूर हुई है? करारदाद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, और क्या इस करारदाद का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुष्टपनाही करना है कि उनको तौहीन में सजा ना हो सके? अब पूरी पार्लियामान, मोस्ट ऑफ द पार्लियामान, मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी हो गई है। मंसूर खान साहब, देखिए गरीदा साहब, बात यह है कि मेरे ख्याल में दिस इज अ डेकेड्स ओल्ड आर्ग्यूमेंट, और ये अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के आप देखें तो कई दफा इस तरह पहले माजी के अंदर भी ये सब कुछ हो चुका है कि जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है, और इसके अंदर जो है वो बैलेंस जो है वो किस तरह बनता है। मेरे ख्याल में आपने भी कम से कम मेरे ख्याल में सैकड़ों शोज इस टॉपिक के ऊपर पहले भी किए होंगे, एंड नाउ यू आर डूइंग दिस अगेन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद आप दोबारा भी इसी टॉपिक पे दोबारा शोज कर रही होंगी कि क्या जुडिशरी सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। देखिए, दुनिया भर में जो पार्लियामेंट्स होती हैं उनकी एक इज्जत होती है, एक बका होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, और उनकी जो मंजूर कही हुई करारदाद होती है उसकी एक बहुत वेटेज होती है, एक बहुत वैल्यू होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट, अब 1 मिनट के लिए अगर आप पार्लियामेंट उठा के देखें तो यहाँ पे ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो ऑपोजिशन कहलाने के लायक नहीं है इस वक्त। जो मतलब दिस इज नॉट रियल ऑपोजिशन। राजा रियाज इज नॉट प्रॉपर ऑपोजिशन लीडर। वो एक ऐसा राजा रियाज, एक ऐसे ऑपोजिशन लीडर हैं जिनका इरादा है कि अगली दफा हुकूमती बेंचों के से टिकट लेके जो है उनसे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो ये पार्लियामेंट जो है उसकी फॉर्मेशन के ऊपर ही जो है सबसे बड़े तो सवाल ये हैं। दूसरी बात ये, अगर आप करारदादों की बात करें तो पंजाब असेंबली के अंदर हिना भट्ट साहिबा अगर 365 दिन होते हैं तो मेरे ख्याल में 265 करारदादें तो वो हर साल वहां पे जरूर देती हैं। वो मतलब जैसे कोई फोटोकॉपी मशीन की तरह करारदादें वहां पे जो है ना वहां पे जमा करवाई जाती हैं। शायद एक परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर, शायद दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर एक पार्लियामेंट की मंजूर की हुई करारदाद की एक बहुत वेटेज और रिस्पेक्ट होती, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में करारदाद इज जस्ट अनदर पीस ऑफ पेपर। इसको इसी तरह तस्वर किया जाता है। क्या कानूनी तौर पे इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा जो फैसला आ गया है वो आ गया है, उससे वो फैसला तब्दील नहीं होगा। लेकिन एक चीज का जो सिर्फ डिफरेंस है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर, पार्लियामानी तारीख के अंदर ये रिकॉर्ड जरूर हो गया कि आज एक पूरी पार्लियामेंट ने जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 8 जजेस, सिर्फ 3 जजेस नहीं बल्कि 8 जजेस के खिलाफ जो है ये एक करारदाद मंजूर की है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये तकरीबन 7 नहीं, एक्चुअली इट्स 8। अगर आप उठा के देखें तो 8 है, क्योंकि मैंने उसको, आप 6 जजेस एक हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो फैसले को नलिफाई करने के लिए बनाया गया, चीफ जस्टिस उसके अंदर मौजूद नहीं थे, और एक और जज साहब जिन्होंने एक्चुअली जस्टिस काजी फाइज ईसा से इख्तिलाफ किया था, वो जो 2-1 के तनासुब से जो फैसला आया था। तो ये टोटल मिला के 8 जज बन जाते हैं जिनके खिलाफ एक्चुअली पार्लियामेंट ने आज ये करारदाद मंजूर की। सो रिकॉर्ड के अंदर आ गया कि जी पार्लियामेंट जो तकरीबन 170, 75, 180 का जो ऐवान है उसने अपना प्रोटेस्ट एक किस्म का रिकॉर्ड करवा दिया। एंड ऑब्वियसली लेकिन ये तो इस चीज के बाद सॉरी टू कट यू इन, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि ये 3 रुपये बेंच का फैसला है। फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि 30 का, तो 30 को ही मानना चाहिए ना। जो फैसला आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट जब खुद कह रही है कि 30, तो फिर हम बाकी जजेस को इम्प्लीकेट ना करें ना, उसमें शामिल ना करें। नहीं, उसके जी वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह इम्प्लीकेट, क्योंकि उसके अंदर अगर आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को करने के लिए एक और मुतनाज़ा बेंच बनाया गया। तो वो जो मुतनाज़ा बेंच है वो एक्चुअली वो 6 रुपये बेंच है जिसका जिक्र हो रहा है। उन्होंने 30 के फैसले को भी हिट किया है, और जस्टिस काजी ईसा के वो जो 184(3) के इख्तियार को जो है रोकने की जिसमें बात की गई है, उन 6 जजेस को भी, जिसमें से ऑब्वियसली 2 जज
इसी बेंच से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी टारगेट किया गया। तो ये इस तरह करके इन्होंने पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी को एक्चुअली टारगेट करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। एंड ऑब्वियसली नाउ इट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अब ये जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग करेंगे तो ये कह सकेंगे जाके कि देखिए पूरी पार्लियामेंट ने जो है इन जजों के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की, लेकिन हमारी फिर भी कोई सुनाई नहीं। इट्स अ पॉलिटिकल मूव, ऑप्टिक्स के लिए हो रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली नाउ इट इज रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इसके असरात क्या होंगे? आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई रद्द अमल देगी, देना चाहिए, या सब्र तहम्मुल का मजीद मुजाहरा करना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की पुष्टपनाही मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट में तलबी तौहीन के केस में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग नहीं हो सकती? मेरा ख्याल में इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे कोई रिएक्शन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क, क्योंकि they've got their plates full। मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में केसेस हैं, एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है। अभी पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के सिलसिले में भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो अभी एक वहां पे भी पंडोरा बॉक्स अभी खुलने वाला है। तो मेरे ख्याल में दे गॉट ऑलरेडी टू मच ऑन देयर प्लेट। बिला वजह बैठ के किसी कंट्रोवर्सी में या बयान देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार को बराए मेहरबानी मेरे ख्याल में इन कामों पर ना लगाइएगा। रजिस्ट्रार का मामला, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। लेकिन एक देना चाहूंगा जी बैरिस्टर शुएब साहब, एक तो दुनिया की हिस्ट्री में, मतलब ये ना हमें खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, इट हैज नेवर हैपेंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक पार्लियामेंट बैठ के उस पे ऊपर करारदाद पास कर रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है, वो ऑर्डर इन फील्ड है। ऑर्डर में डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को थी, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कंप्लायंस करके, फेडरल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन है उसके अंदर कि आपने 10 अप्रैल तक फंड्स देने हैं। देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट को तो डायरेक्शन दी गई है, लेकिन इस पे प्रिंसिपल पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जब पता चलेगा कि एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज कंसर्न, अगर उसकी कंप्लायंस में कुछ कदगन क्रिएट हो रही है तो फिर कंटेम्प्ट लगेगी। आप करारदाद से कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। अगर उस ऑर्डर की वायलेशन में और अगर उसके अंदर आपने हिंड्रेंस क्रिएट की, सर यही तो बुनियादी पॉइंट है ना, यही तो बुनियादी पॉइंट है कि जिन्होंने आज करारदाद मंजूर की है वही हुकूमत में बैठे हैं, वही 13 जमातें हुकूमत में बैठी हैं पीडीएम की बशमूल पीपल्स पार्टी। उन्होंने ही फंड रिलीज करने हैं, उन्होंने ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अगर वो ये सारी जमातें कह रही हैं कि हम नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ना इलेक्शन कमीशन को कि अगर आपको फंड्स नहीं मिलते, सिक्योरिटी नहीं मिलता, तो फिर आप हमारे पास आइएगा, फिर हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो ईसीपी अगर चला जाता, ये वो टाइम है गरीदा, ये वो टाइम है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाता है कि जनाब आपके ऑर्डर की कंप्लायंस पे हमें एग्जैक्टली माय क्वेश्चन, तो फिर कंटेम्प्ट लगेगी। मैं यही सवाल करना चाहती, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉइंट। लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हैं डिबेट को कि फिर क्या कंटेम्प्ट लगने के चांसेस बढ़ गए हैं या खतरात कम हो गए हैं, क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट खड़ी हो गई है वजीर आजम के पीछे। तो क्या ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस, क्या अदलिया एक सियासी बहरान में अपने आप को धकेलेगी? नहीं, इट डज नॉट मैटर। पार्लियामेंट अभी तो 170 की है ना, अगर 340 की भी हो ना तो वो पार्लियामेंट वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर में के दरमियान अगर आपने हिंड्रेंस क्रिएट की, देखे ना, तो उसके बाद देखे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। लेकिन फिर कोर्ट किस किस को बुला के कंटेम्प्ट लगाएगी सर? किस किस को बुलाएगी? पूरी फेडरल कैबिनेट को बुलाएगी? प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर गवर्नमेंट उनको फंड्स नहीं दे रही और इलेक्शन को फैसिलिटेट नहीं कर, सर द फेडरल कैबिनेट कंसिस्ट, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि फेडरल कैबिनेट किस किस पे मुश्तमिल होते हैं, नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ ना बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर चीफ एग्जीक्यूटिव उन सबका लीडर तो प्राइम मिनिस्टर ही है ना, कैबिनेट तो है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर भी जवाब दे तो प्राइम मिनिस्टर होगा कि आपको ये डायरेक्शंस दी गई थी एज पर एज इलेक्शंस आर कंसर्न, और उसके ऊपर स्टेटमेंट जाएगी इलेक्शन कमीशन की कि जी हमने इलेक्शन कराने के लिए, देखो उन्होंने शेड्यूल नोट जारी कर दी है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कर रहा है। अब अगर उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट या व्हाटएवर दे नीड इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक, तो उसके बाद कंटेम्प्ट लगेगी। ठीक है, यही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराना है। अगर आप इलेक्शन नहीं करा रहे, जिस तरह इमरान खान को और कहा गया था कि आपने रात 12 बजे तक ये हेयरिंग करानी है, तो उसके बाद अदालतें रात को खुल गई। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आपने गिनती करानी है, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेके आना है।
तो वो लेके आए, जब उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही थी तो फिर कंटेम्प्ट के खतरे में ठीक है, आपकी हुकूमत इसी पॉइंट को लेकर इम्तियाज गुल साहब से सवाल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कंटेम्प्ट का मामला और अब आगे क्या होगा, इम्तियाज गुल साहब से मंसूर खान साहब से सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड वेल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंसूर अली खान साहब, इम्तियाज गुल साहब, बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब प्रोग्राम में आज मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब, क्या आप समझते हैं कि आज पार्लियामान की करारदाद मंजूर होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे तौहीन लगने का खतरा कम हो गया है या टल गया है या अभी भी बरकरार है? देखिए, तौहीन का इतलाक तो उस वक्त होगा जब इलेक्शन नहीं होंगे। हमें उससे पहले इतनी ज्यादा क़यासाराइयाँ नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और बशमूल चीफ जस्टिस के उन्होंने कमाल और इंतहाई एहतियात का, सब्र का मुजाहरा किया है इन तमाम हफ्तों और महीनों के दौरान। तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो कोई इस तरह एक इंतहाई इकदाम पे जाएंगे। पहले तो अभी तय ये होना है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर नहीं होते तो उसमें तो कोई शक ही नहीं रह जाएगा कि किस तरह बड़े सिस्टमेटिकली इस मौजूदा हमारा जो सियासी निज़ाम है, इसकी जो रिवायती सियासी क़ुव्वतें हैं, चाहे वो फ़ौज है, चाहे हमारे सिविलियन पार्लियामेंटेरियंस है और हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने मिल के एक डैम बनाने की कोशिश की कि इलेक्शन हमने नहीं करने, क्योंकि उनके दिलों में एक ही धड़का है, एक ही डर है कि शायद उन्हें बुरी मार पड़ेगी। अब बात यह है कि आप सिर्फ महज मफरूज़ों की बुनियाद पे, महज खौफ की वजह से क्या आप आईनी प्रोविजंस जो हैं, आईनी आपके जो तकाजे हैं, वो उनसे कतराते रहेंगे, उनको बाला ताक रखते रहेंगे? तो अगर ऐसा ही है तो फिर उस मुल्क में इस मुकद्दस सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए, मफरूजा नहीं है ना, कोई एक परसीव्ड नोशन नहीं है। मामला ये है कि एक तरफ का मौकिफ ये है कि जी निगरान सेटअप होना चाहिए जब कौमी असेंबली के इलेक्शंस होंगे, ये तो बुनियादी कुलिया है आइन का, बुनियादी डिमांड है आइन की। तो अगर अभी 2 सूबों में हो जाते हैं तो उनके नीचे फिर कौमी के इलेक्शन तो रिग्ड हो जाएंगे ना, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो जो एक फॉर्मूला है वो बरकरार नहीं रहेगा। उसमें एक कौम है, एक मुल्क है जो 75 साल के बाद भी बाहमी अदम एतमाद का ये हाल हो कि ये कहीं आइन में, ये बैरिस्टर साहब हैं शायद बता दें, आइन में कहीं नहीं लिखा कि तमाम इंतखाबात एक ही दिन होने हैं। कोई पार्लियामेंट्री एक्ट था, सदर फारूक लगारी साहब थे उस वक्त, उन्होंने सोचा उन्होंने नहीं था, शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त सोचा था कि हम अगर एक ही दिन इंतखाबात करवा लें तो फिर मैनिपुलेट कर लेंगे। यानी आखिर कब तक हम इस मनहूस चक्कर में फंसे रहेंगे? दुनिया भर में सूबाई और कौमी इंतखाबात मुख्तलिफ औकात में होते रहते हैं। असल बात ये होती है कि क्या हमारे पास एक बाकिरदार, दयानतदार क़यादत ऐसी मौजूद है, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, जो कि एक प्रोसेस के नतीजे में हमारे सामने जो नताइज आते हैं उसको कबूल कर लें, न कि सिर्फ इस मफरूज़े की बुनियाद पे आप ये कहें कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जब नए इलेक्शन होंगे तो 2 सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें होंगी और इस वजह से ये नहीं करवाने चाहिए। तो ये इम्तियाज साहब, ये जो बाकिरदार दयानतदार क़यादत का आप एक बार लगा रहे हैं, आप एक जो डिमांड लगा रहे हैं या जो मुतालबा रख रहे हैं, ये कैसे पूरा होगा? ये तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा, जो बार बार जिन्होंने ये एक हंगामा खड़ा कर रखा है, आज पार्लियामान में भी हंगामा खड़ा किया तकरीरें करके, और हमारे खुद वजीर आजम साहब भी उसमें शामिल हैं। ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या वो महज कौमी असम्बली की करारदाद के जरिए एक लंगड़ी लूली अपोजिशन जो कि बिल्कुल बिके हुए लोग हैं, उनकी मौजूदगी में एक करारदाद पास करके वो आईने पाकिस्तान जो कि इंतहाई मुकद्दस दस्तावेज है उसका तिया पांचा करेंगे? अगर इसी किस्म के लोग हमारे सरों पे मुसल्लत रहे इस सोच के, तो फिर तो आपका आइन को तो खुदा हाफिज कह देना चाहिए। आइन की तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है। यानी आइन एक बुनियादी दस्तावेज है जो भी किसी भी रियासत के कॉन्डक्ट को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, बुनियादी इंसानी हुकूक पे अमल दरामद के लिए। सर मसला ये है कि इस वक्त आइन पे भी कोई मुत्तफिक नहीं हो रहा ना, सबकी आइन की तशरीह अपनी अपनी अलग अलग है, सबको अपनी अपनी मर्जी का आइन। किसी ने मुख्तलिफ तशरीह नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी है। मेरा ख्याल है उससे अगर कोई मुख्तलिफ तशरीह है, मतलब एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने, उस पर क्या इख्तिलाफ हो सकता है? शुएब साहब इस हवाले से शायद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे मंसूर साहब की तरफ जाना था। मंसूर साहब, अगर आपकी इजाजत है तो बैरिस्टर शुएब कुछ कहना चाह रहे हैं। बैरिस्टर शुएब साहब।
प्लीज मैं माफी चाहता हूँ सर। तो इशू ये आ रहा है कि ये जो गरीदा ने सवाल उठाया ना, दीज इश्यूज दे हैव बीन रेज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। आप एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम ये किया है कि इलेक्शन कमीशन से मैंडेट नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन को आपने मजबूत करना है। केयर सेटअप जो है ना, सर माजरत के साथ सवाल ले लीजिए। 30 अप्रैल की डेट आई थी पहले कि जी 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। 14 मई की डेट कहां से आई है? सुप्रीम कोर्ट ने दी है ना सर। कौन से आइन के तहत, आइन की कौन से शक के तहत सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे सकता है सर? बड़ी प्यारी बात की है आपने, बड़ी प्यारी बात की है गरीदा। लेकिन जब आपने इलेक्शन कमीशन ने इशू रेज किया तो आपको पता है बहुत सारे लोगों ने बैठ के कहा जी हम ना सिक्योरिटी देते हैं ना हमारे पास पैसे हैं जी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो 90 दिन का, देखिए बेसिकली आपने उसकी इंटेंशन, लॉ फ्रेमर्स की इंटेंशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उनकी इंटेंशन चेक करनी है। उनकी इंटेंशन ये थी कि यार असेंबली डिसॉल्व हो गई है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, इसके अंदर मजीद कदगन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप बताएं ना गरीदा क्या करे, आप मुझे बताएं क्या करे। सुप्रीम कोर्ट आइन रीराइट तो नहीं करेगा ना? आइन के अंदर जाके खुद से तारीखें तो नहीं देगा ना? इलेक्शन शेड्यूल की तारीखें तो नहीं देगा ना सर? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन तो नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ये जो आजकल के देखे ना, ये मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, आइन के साथ भी मजाक हो रहा है। हम बहुत, मैं छोटा सा एक वकील हूँ, बहुत ही हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये मजाक हो रहा है। मैंने अब आइन जो है ना अब्दुल हफीज पीरजादा से सीखा है, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ और मैंने उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आपके ड्राफ्टमैन अब्दुल हफीज पीरजादा थे। इंटेंशन फ्रेमर्स की ये थी कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत कराना है, मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। अब आपने, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मैंडेट भी दिया हुआ है, उसको उसके हाथ। सर मुझे आप आइन की वो शिक नहीं बता रहे जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट डेट दे सकती है। आई हैव टू गो टू मंसूर खान साहब एज वेल। शायद मंसूर साहब बता दें इसमें। देखें, वजह ये हो रही है कि आइन सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई मैंडेट नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। ठीक, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन फेल होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास, जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन फेल होता है तो क्या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन वहां पे इंटरफेयर कर सकता है? इस तरह तो हम मार्शल लॉस को भी जस्टिफाई कर देंगे सर कि इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे थे, पार्लियामेंट फेल हो रही थी, तो दूसरा इंस्टीट्यूशन ने अपनी जुरिस्डिक्शन यूज कर ली। मैं इस पे गरीता मैं ज्यादा अब आपसे बहस नहीं कर सकता। ये नहीं सर करें, मैं समझना चाह रही हूँ, मैं आपके पॉइंट को समझना चाह रही हूँ। मैं गरीदा आपसे बात करूं। लीगल इशू ये है कि आपने ये देखना होता है इंटरप्रिटेशन। एक तो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया कि 90 डेज, अगर सिचुएशन 90 डेज तो गुजर गए ना, वो प्रोसेस तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है 184(3) के तहत और हाई कोर्ट के पास 199 के तहत, वो क्या इख्तियार है कि अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन अपनी फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कदगन क्रिएट करता है और कंप्लायंस नहीं करता लोगों की आइन की, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल करके उन्होंने। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंसूर साहब, आप इसे एग्री करते हैं जो एक कानूनी तौजी बैरिस्टर शुएब साहब पेश कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैंडेट से बाहर निकल के इलेक्शन की और यहां तक कि इलेक्शन शेड्यूल की भी तारीखें दे दी? दूसरा, इस वक्त जितनी पोलराइजेशन है मंसूर खान साहब, किसी भी नुक्ते पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी मुत्तफिक होता, कोई भी एक साथ बैठता है, सो मच सो कि जैसा इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि आइन आपकी बाइंडिंग फोर्स होती है, उस आइन पे भी कोई सियासी जमात मुत्तफिक नहीं हो रही, सबको अपनी अपनी मर्जी की क्लॉजेस चाहिए। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त, जुडिशरी की सूरत हाल आपके सामने है, क्या वाहिद इस वक्त पिवटल फोर्स एस्टैब्लिशमेंट रह जाती है कि जो सबको बिठा सकती है? गरीदा, मैं आपका जो पहला पॉइंट था उसका, उस पर जरा पहले बात करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले जब अभी क्वेश्चन किया था तो आपने उस पर कहा था कि जी कौमी असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं इस पे आपसे एक सिर्फ क्वेश्चन करता हूँ, वो ये है कि आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन हुए थे
जिसमें अब्दुल हफीज शेख साहब इलेक्शन हार गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए थे, आपको याद होगा। जी। और उससे ये इंप्रेशन आया था कि कौमी असेंबली के अंदर इमरान खान साहब अपनी मेजोरिटी लूज कर चुके हैं, ऐसे ही है ना, जी। या आपको याद होगा। जी। ये फरवरी 2021 की बात है। तो उस वक्त अगर ऐसा होता कि यही इंप्रेशन रहता कि जी इमरान खान साहब अपनी मेजोरिटी लूज कर चुके हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब उसके बाद उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेते और असेंबली को एक्चुअली तोड़ देते, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए ज्यूम कर लीजिए कि उसको तोड़ देते, तो तब तक कौमी असेंबली ने अपना सिर्फ 2.5 साल का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट किया था। 5 साल तो जाहिर बात है उसके करीब करीब भी कहीं नहीं थे। और अगर वो असेंबली तोड़ देते तो उस वक्त क्या होता है, क्या कौमी असेंबली के साथ सारी प्रोविंशियल असेंबली भी तोड़नी पड़ती, क्या ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था ना। 2.5 साल के बाद जो है वो कौमी असेंबली के ही इलेक्शन होने थे तुम्हारा। और अगर तब होते तो तमाम सूबाई असेंबलियों के अंदर तो मौजूद हुकूमतें वैसे ही चलती रहनी थी, और उन्हीं के अंदर ये कौमी असेंबली के इलेक्शन होने थे। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जस्ट बिकॉज पंजाब असेंबली और केपी असेंबली जो है वो मुकर्ररा डेट से चंद महीने पहले टूट गई है, यानी ये साल भी नहीं है, साल से कम है, तो इसका मतलब है कि हर सूरत इन डेटों को जो है वो कौमी असेंबली के साथ ही जोड़ा जाए। मेरा ख्याल में आइन के अंदर ना इसकी प्रोविजन है, ना आइन बनाने वालों ने ऐसी कोई बात सोची थी। इट इज वेरी क्लियर कट, असेंबली टूटेगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, चाहे वो 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, 2.5 साल पहले हो। फिर लोग ये भी, मरियम नवाज साहबा ने उस दिन ये बात कही कि जी ये इस शख्स का क्या पता ये दोबारा असेंबली तोड़ दे। बिल्कुल तोड़ दे, यही राइट है उनके पास। ये अभी बनाए असेंबली, 2 महीने बाद फिर तोड़ दें, कोई मसला नहीं। लोगों ने फैसला करना है कि ये जो कुछ कर रहा है, ये नहीं मंजूर खान साहब, ये राइट तो है, ठीक है मंजूर खान साहब, ये आइन के तहत, कवायद जवाबित के तहत तो ये ठीक है, लेकिन आपको कोई सैनिटी भी तो चाहिए ना, आपको कोई स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। या ये तमाशा चलता रहेगा इसी तरह से सिर्फ इसी मफरूजे पे कि ठीक है जी उसका राइट है, आइन में राइट है, पार्लियामानी राइट है, जमहूरी राइट है, जो भी मुंतखब हो, जो भी सरबरा हो, वो असेंबली तोड़ दे हर 2-3 महीने के बाद ऑन पर्सनल विम्स एंड विशेस। तो ये तो फिर तमाशा। इमरान खान चाहे वो खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे सरदारी हो, जो भी हो, पाकिस्तान के बहुत से तजियाकार, एंकर पर्संस और ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मुताबिक जो है इमरान खान साहब शायद एक इंसेन आदमी है, और ये अपनी इंसानिटी की वजह से जो कुछ भी करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट। लेकिन वो सेन है या इंसेन है, इसका फैसला तो अवाम ने करना है ना। अगर वो इमरान खान को कहते हैं भाईजान आप साल के अंदर 4 दफे असेंबलियां तोड़ दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी इमरान खान को वोट नहीं, देंगे। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि लॉ फ्रेमर्स ने या जिन्होंने बनाया 4 फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तो उन्होंने भी असेंबलियों की मुद्दत कुछ सोच समझ के रखी होगी ना। असेंबलियों की मुद्दत तो फिर आप ओपन एंडेड छोड़ सकते थे कि जी जब आए, जब दिल करे, जब मर्जी हो, आप 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद तोड़ दें। ऐसे ही है, असेंबली तोड़ने की प्रोविजन दी भी है आपको, चाहे आप 1 साल के बाद तोड़ दें, दोबारा तोड़ दें, कोई मसला नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई उसका जवाब होना चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आप जमा करा सकते हैं, पहले ये बात थी, अब ये बात नहीं है, आप हर हफ्ते जमा करवा दें, इट डजंट मैटर। तो ये जो फ्रेमर्स थे उन्होंने कुछ सोच समझ के भी दिया ना। तो जब ये अलाउ करता है एक चीफ मिनिस्टर को कि वो तोड़ सकता है असेंबली, आप तो कह रहे हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शंस अब हो जाने चाहिए, और अगर बिल फर्ज खान साहब तोड़ देते हैं 6 महीने बाद, साल बाद, तो वो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो लोगों ने फैसला करना है ना, लोग फैसला करेंगे। लेकिन आपकी रियासत को चलाने के लिए, आपके सिस्टम को, आपके निजाम को चलाने के लिए भी तो कुछ सैनिटी, कुछ चीज, कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। या फिर आप कौम का पैसा जाया करते रहेंगे। गरीदा सैनिटी अवाम फैसला करेगी ना, आप और मैं तो नहीं करेंगे। अगर एक शख्स को लोग इंसेन है या सेन है, अगर वो उनको लोग उसको वोट दे रहे हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं उसका रास्ता रोकने वाले। ओके, ठीक है, राइट। बैरिस्टर शुएब आई थिंक डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा बरकरार है मंसूर खान साहब, कि इस वक्त कोई भी स्टेक होल्डर किसी भी पॉइंट पे मुत्तफिक होकर साथ बैठने को तैयार नहीं है। सो मच सो कि जुडिशरी को भी जिस तरह से पोलराइज कर दिया गया है, तकसीम का जो एक तासुर, या जो भी कहिए, क्या एस्टैब्लिशमेंट वो वाहिद पिवटल फोर्स रह गई है मंसूर खान साहब जो सबको इकट्ठा कर सकती है? सिंपल जवाब है यस, बात खत्म, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में हैप्पी, मैं बिला वजह स्ट्रेच करूंगा, आपका टाइम जाया करूंगा अगर मैं हाँ यूं नहीं इस तरह में भी, यस सिंपल एज दैट। एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हो जिस तरह जुडिशरी को मिलाइन किया गया है मंसूर खान साहब, क्या आपने समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का बिठाना भी, या एस्टैब्लिशमेंट को भी मिलाइन कर दिया जाएगा, उनका बिठाना भी फिर कोई फायदेमंद नहीं होगा? नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट जो है ये काम कर सकती है, और अगर वो करने पे आए तो मेरे ख्याल में सब फोर्सेस को इकट्ठे बिठा सकती है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं। राइट, बैरिस्टर शुएब साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इम्तियाज गुल साहब से, आप तीनों से एक सवाल करता हूं। डोंट यू थिंक वी मिस देम, एस्टैब्लिशमेंट को?
तीनों से एक सवाल है। इम्तियाज गुल साहब जवाब दीजिए, डू यू मिस एस्टैब्लिशमेंट, डू यू मिस मार्शल लॉ? देखिए ना, मंसूर अली खान साहब ने बात की। देखिए, आप हमारे मुंह में अल्फाज न डालें। वी आर नॉट मिसिंग द मार्शल लॉ, वी आर नॉट मिसिंग द एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन ये इसमें कोई दो आरा नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जो मसाइल, जिन मसाइल से दो चार है, जो भुगत रहा है, वो बुनियादी तौर पे किया कराया एस्टैब्लिशमेंट के हमारे जो बड़े थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। और इस पर एक और डिबेट हो सकती है इम्तियाज गुल साहब, इस पे आपसे एक और डिबेट हो सकती है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट कुली तौर पे जिम्मेदार है या जुजवी तौर पे, कंप्लीटली या पार्शियली, या सियासतदान भी उतना ही। बट बैरिस्टर शुएब का जवाब वहीं पे रह गया बीच में। हाँ नहीं, उन्होंने चूंकि सवाल किया था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर आपने दरमियान में टोक दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो एस्टैब्लिशमेंट का जो कुछ ट्रिगर हुआ है, जो फॉल्ट लाइन आई थी, वो बुनियादी तौर पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से आई थी। वो सिलसिला अभी तक लगता है जारी है, और अगर वो ये चाहें तो वो सिलसिले को रोक के कम से कम तमाम स्टेक होल्डर्स को जरूर इकट्ठे जगह पे ला सकते हैं। ओके, बैरिस्टर शुएब साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ना, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि हम सारे इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो इन सबको इकट्ठा कर सकती है और इनको बिठा के ना कुछ थोड़ा बहुत लेक्चर भी दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि यार, डोंट यू थिंक वी मिस देम? वेरी सैड एस्पेक्ट। लेकिन हम इतनी रिलायंस होगी एस्टैब्लिशमेंट पे कि उन्होंने अगर सो कॉल्ड अगर इसमें से हाथ निकाला हुआ है और इस चीज के पीछे हट गए हैं, तो देखिए हम किस मतलब, मैं एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे ये सोच से तकलीफ हो रही है कि किसने इनको कहा कि आपने असेंबली में करारदाद पास करनी है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनको बिठाने के लिए, वो आपके गरीदा की बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये करना कि जी स्टेबिलिटी लाने के लिए आप करारदाद पास कर दें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैक्सिमम क्या होगा, इलेक्शन हार जाएंगे ना। और दूसरी पार्टी का रिकॉर्ड भी आप चेक कर लें, जो आजकल बहुत फेमस हुई है, बहुत पॉपुलर पार्टी है, 3.5 पौने 4 सालों में उन्होंने क्या किया। तो ये अवाम जो आज जिसको पॉपुलर कर रही है, कल उसको उठा के बाहर फेंक देगी। तो लेट पीपल डिसाइड के जी आपने किसको, कौन पॉपुलर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, इम्तियाज गुल साहब, मंसूर अली खान साहब। लेकिन जो आखिर में एक नुक्ता डिबेट में आया कि एस्टैब्लिशमेंट ही इस वक्त वाहिद फोर्स रह गई है जो सबको बिठा सकती है, लेकिन हमने बाकी रियासती इदारों का, निज़ाम में बाकी कुलियों का जो हाल देखा है, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह की एक वाज़ेह खलीज और तकसीम नज़र आई है। एस्टैब्लिशमेंट अगर बिठाती है, मुआविनत करती है, सियासी जमातों को एक टेबल पर बिठाती है, तो क्या गारंटी है तमाम सियासी जमातों की जानिब से कि वो आइंदा चल के अपनी मर्जी के नताइज सामने न आने की सूरत में एस्टैब्लिशमेंट को मलऊन और मतऊन नहीं करेंगी, उनको मैलाइन नहीं करेंगी? अगर कोई गारंटी नहीं होती तो फिर उस बैठक का भी वही अंजाम होगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में हुआ है। सो यहाँ पर सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जिम्मेदारी सियासी जमातों की है, खुद बैठें, आपस में बैठें, लड़के बैठें, जिस तरह मर्जी बैठें, इत्तेफाक से बैठें, लेकिन खुद बैठें। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना, अदलिया की तरफ देखना बंद कर दें, तभी पाकिस्तान में एक सुकून आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।